हेलो ऑल, माय नेम इज़ दिनेश चतुरी। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज हमारा फोर्थ डे है और हमने प्रीवियसली जाना था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखने हैं क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज़ होते हैं। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो अगर आप इसको इस तरीके से समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जो कि हमको और डेवलपर को ये प्रोविजन देती है कि आपको डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है इन अ वेल डिफाइंड मैनर। तो अगर आपका डेटा अच्छे तरीके से सेव रहेगा मेमोरी के अंदर तो आप उसको इजीली एक्सेस भी कर पाएंगे फ्यूचर में। अदरवाइज अगर वो ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा तो आप उसको एक्सेस करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप तो इसीलिए एक जगह पे अगर आप अपना डेटा स्टोर और इन्फॉर्मेशन को रख देते हैं और बाद में आपको कभी वो चाहिए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन अ प्रॉपर मैनर। आप इसको इस तरीके से समझिए। अब पाइथन इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ठीक है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो हमेशा हमें इन सबको देखना है और इनको याद करना है। फिर उसके बाद हम पीडीएफ भी चेक कर लेंगे कि पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। एंड पोस्ट दैट हम जाएंगे आईडीएलई में और इसका एक बेसिक्स एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि डिक्शनरी को कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं, और उसमें से अगर हमें कोई आइटम चाहिए बाद में तो हम कैसे उसको फेच करेंगे। ठीक है, तो पहला डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिस्ट को मैंने यार एक स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू किया हुआ है। फिर उसके अंदर 1, 3, हेलो, ट्रू, फॉल्स और अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, कॉमा से सेपरेट किया है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया है और स्क्वायर ब्रैकेट से एंड किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी अगर आपको लिस्ट एक लेना है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और उसको हर एक वैल्यू को और हर एक एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कॉमास करेंगे। ठीक है, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे। ऑल राइट। और लिस्ट का एक बेनिफिट ये होता है आप इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं। इसमें से कोई आइटम या वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट जो होती है वो मॉडिफाइबल होती है। फिर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है टपल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यार मैंने टपल राउंड पैरेंथेसिस से स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन वैल्यूज उसी फॉर्मेट में ली है जैसे लिस्ट में ली थी, 1, 3, हेलो एंड सो ऑन, लेकिन एंड विद राउंड पैरेंथेसिस ओनली। तो टपल हमेशा जो होता है राउंड पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा और एंड भी राउंड पैरेंथेसिस से होगा और वैल्यूज उसके अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास ही रहेंगी। थर्ड डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है सेट। तो आप यहाँ पे देखना कि सेट क्या होता है। सेट यहाँ पे मैंने आप देखोगे कि मैंने करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये सब कुछ क्या है, ये इसके सिंटेक्सेस हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि अच्छा टपल मुझे क्रिएट करना है तो मुझे राउंड ब्रैकेट लगाना है, लिस्ट अगर क्रिएट करना है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, अगर सेट क्रिएट करना है तो करली ब्रेसेस लगाना है। तो इनके अपने अपने कुछ यूज केसेस हैं कि कहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं या कहाँ पे आपको क्या यूज करना है। तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी तो वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर आइटम कैसे डालने हैं और आइटम को फेच कैसे करना है। ठीक है, तो सेट्स की हम बात कर रहे थे यार कि यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने करली ब्रेसिस से। आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास ही रहेंगे और एंड विद करली ब्रेसिस होगा। ठीक है, तो आप देखना कि आइटम्स क्या है, 1, 2, 4, हेलो। आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, इंटीजर, कुछ भी, और कॉम्प्लेक्स कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक सेट के अंदर कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं, एक टपल के अंदर कुछ भी डेटा टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, एंड सो ऑन फॉर द लिस्ट ऑल्सो। तो फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरीज। तो आप देखना कि यार एक डिक्शनरी जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये हमेशा जो आइटम्स होते हैं उनको की वैल्यू के बेसिस पे अरेंज करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरी जो की है वो मेरी की जो है नेम है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है? दिनेश। एंड मेरी की रोल नंबर है, उसकी वैल्यू 22। कभी भी मुझे यूजर का नाम चाहिए तो मैं बोलूंगा डिक्शनरी की का नाम दूंगा और उसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं रोल नंबर पास करूंगा और मुझे एक्चुअल में रोल नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब हम करेंगे कैसे, वो अभी हम आईडीएलई में डिस्कस करते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट और चीज होती है, आप इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, कि जो लिस्ट और टपल होता है ना वो हमेशा इंडेक्स की फॉर्मेट में सेव होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और यहाँ पे आप देखिए कि 1, 3, हेलो एंड सो ऑन है। तो जो इसका इंडेक्स होगा ना, जो मेमोरी में सेव हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है एक सिमिलर टू 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो आप कह सकते हैं जो हेलो की जो पोजीशन है मेमोरी के अंदर वो 0, 1, 2 है। ठीक है, तो जब भी मुझे अगर हेलो चाहिए होगा तो मैं लिस्ट को बोलूंगा मुझे सेकंड पोजीशन की वैल्यू दो। ठीक है, तो वो मुझे फेच करके दे देगा। ऐसे ही टपल के साथ भी ऐसे ही सिमिलर केस होता है कि
पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है और आपको जैसे हेलो की चाहिए तो 0 1 2, तो मैंने बोला टपल में से मुझे सेकंड पोजीशन दो, तो वो मुझे हेलो रिटर्न करेगा, ठीक है। और डिक्शनरी में की के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जैसे आपने की ली, अगर की का नाम कुछ भी हो सकता है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपने बोला की मे बी नेम, ठीक है, तो नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो मुझे फैच होके आ जाएगी। तो इसी कारण से डिक्शनरी जो होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि आपको जस्ट की का नाम देना है और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे सेव हुआ है, एक तरह से वो 1 बाय 1 चेक करता है और तब आपको रिटर्न करता है। तो यार हम पीडीएफ में चल लेते हैं और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें से हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने लिस्ट को डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर इंक्लूड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब सेम है कि जो भी लिस्ट के अंदर आइटम्स आप लेंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे हमेशा। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, सेम यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है स्क्वायर ब्रैकेट से 5, 3.4, न्यू दिल्ली एंड सो ऑन। इसके अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को सेव करा सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा था टपल। टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब बिल्कुल सेम है लिस्ट की तरह ही, लेकिन यहाँ पे पैरेंथीज में सेव होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे यूज केसेस होते हैं कि और इनका कुछ अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, जहाँ पे आपको ये टपल यूज करना है, कभी आपको लिस्ट यूज करनी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो आप देखना कि आपको जस्ट अभी अभी आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ टपल क्रिएट करना है, तो आपने क्या करा, टपल 1 इक्वल टू और राउंड पैरेंथेसिस दी और उसके अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा से आइटम डाल दिए और वो एक टपल बन गया, दैट्स इट। फिर हमने थर्ड देखा था सेट्स। तो यार आपको पता होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन में है तो मतलब उसके इंडेक्स नहीं होते कोई भी, मतलब उसका कोई इंडेक्स मेमोरी में सेव नहीं है, वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन के बेसिस में सेव होता है, लेकिन करली ब्रेसिस के अंदर होता है। तो अगर वो करली ब्रैकेट्स के अंदर है हमेशा, तो आप इसको समझिएगा वो सेट है। तो जैसे आप यहाँ देखना, सेट 1 इक्वल टू करली ब्रेसिस 10, 20, 3.4 एंड सो ऑन सेव किया है, ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन में है, इसका मतलब इसके इंडेक्स कोई सेव नहीं है। तो मतलब 10 को आप ये नहीं बोल सकते कि इसका इंडेक्स जो है मेमोरी में 0 है, 20 का 1 है, 3.4 का 3 है एंड सो ऑन, जस्ट लाइक लिस्ट और टपल, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसीलिए इसको प्रिंट कराने का एक अलग तरीका होता है, वो मैं आपको भी आइडियली में समझाऊंगा। फिर उसके बाद यार आप देखना कि डिक्शनरी हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा। तो डिक्शनरी, जैसे मैंने आपको बोला, डिक्शनरी हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और डिक्शनरी जो होती है हमेशा की वैल्यू बेसिस पे वैल्यूज को सेव करती है। और की वैल्यूज से मतलब है, जैसे आपने बोला किसी भी स्टूडेंट क्लास के बच्चों का नाम डिक्शनरी में सेव कराना चाहते हैं, नाम और रोल नंबर, ठीक है। तो आपने क्या बोला, की को आपने बोला नेम और उसकी वैल्यू किसी स्टूडेंट का नाम, एज एक की हो गई और उसकी वैल्यू उसका नाम, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट होंगे आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखना कि डिक्शनरी 1 क्रिएट करी है, करली ब्रेसिस से स्टार्ट होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है डिक्शनरी हमेशा करली ब्रेसिस से स्टार्ट होती है। लेकिन सेट और डिक्शनरी में यही डिफरेंस है कि सेट जो होता है वो सेपरेटेड बाय कॉमास होता है, लेकिन उसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं होती। तो आपको इस चीज में हमेशा ध्यान रखना है कि डिक्शनरी और सेट में क्या डिफरेंस है। डिक्शनरी की वैल्यू पे काम करती है, सेट नॉर्मली एक वैल्यू ही होती है, सेपरेटेड बाय कॉमास होती है, ठीक है। लेकिन अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिक्ट 1 इक्वल टू फ्रूट्स एक की हो गई, उसकी एक वैल्यू है एप्पल। तो मैं अगर बोलूंगा कि मुझे फ्रूट की वैल्यू दो, तो वो मुझे एप्पल रिटर्न करेगा। अगर मैंने बोला क्लाइमेट कैसा है, तो वो मुझे कोल्ड रिटर्न करेगा। अगर मैं बोलूंगा प्राइस क्या है, तो वो बोलेगा 120, ठीक है। तो की वैल्यूज में सेव हो जाता है। तो यार ये सब हमारा एक एनसीईआरटी में दिया होता है, जो अभी हमने पढ़ा एक शॉर्ट फॉर्म में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। अब हम आईडीएलई में चलते हैं। तो अब यार हम आईडीएलई में आ गए हैं, तो मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो आप इसको ट्राई करना कि अपने एंड पे सेम कोड लिखो, और इसको फिर मैं आपको एक एक 1 बाय 1 समझाता हूँ, उसका आउटपुट क्या होगा और ये क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप ये देखना कि यार मुझे ना ये सारी वैल्यू सेव करनी है, हेलो 1, 1,2, 1.2 और दिल्ली एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, तो वेरिएबल में या तो मैं स्ट्रिंग सेव कर सकता था, या तो मैं हेलो सेव करता, फिर मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता, उसमें मैं 1 सेव करता, फिर मैं तीसरा लेता, उसमें 1.2 करता, फोर्थ लेता, उसमें दिल्ली करता। तो मुझे 4 बार लिखना पड़ता। तो बजाय इसके, अगर मैं ऐसा क्यों ना मैं एक डेटा स्ट्रक्चर लूँ जो कि मेरे वैल्यूज को एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में सेव कर दे, ठीक है, एक डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में सेव कर दे। तो इसीलिए हमने लिस्ट को लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया है, स्क्वायर ब्रैकेट से एंड किया है, सेपरेटेड बाय कॉमास। सो सारी वैल्यू जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमास है।
तो अगर इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना कि मुझे एज इट इज ये वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि मैंने लिस्ट में ये चीज सेव कराई है। अब अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था हेलो प्रिंट कराना है सिर्फ, या मुझे वन प्रिंट कराना है, या मुझे डेली प्रिंट कराना है, तो कैसे होगा? क्योंकि इंडेक्स के बेसिस पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे लिस्ट होता है और टपल होती है वो बैकएंड पे पाइथन उनको इंडेक्स के फॉर्मेट में सेव करता है, एक ऑर्डर्ड वे में सेव करता है। मतलब अगर जब भी आप आइटम ऐड करेंगे, जैसे हेलो को उसने 0 पोजीशन पे सेव किया, वन को उसने 1 पोजीशन पे सेव किया, 1.2 को 2 पोजीशन पे, डेली को 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो मैंने बोला 0, तो मुझे लिस्ट 1 में से 0 पोजीशन का आइटम निकाल के दो, तो वो मुझे हेलो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड पे चल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखना कि टपल 1 मैंने लिया है, लेकिन राउंड पैरेंथेसिस पे लिया है, और सेम कोड टपल के लिए चलता है। आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, लेकिन राउंड पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा, राउंड पैरेंथेसिस से बंद होगा। ठीक है, टपल और लिस्ट को कब कब यूज करना है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आपको अलग से समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए टपल ले लिया है, हेलो 1, सेम मैंने वैल्यू सेव कराई है, लेकिन टपल में कराई है इस बार। तो वही मैं आपको बता रहा था कि एक ऑर्डर्ड वे में सेव हुआ है, तो अगर मुझे सेकंड पोजीशन की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड क्या है? 0, 1, 2, तो मुझे 1.2 रिटर्न होना चाहिए टपल में से। ओके, अब थर्ड में चल लेते हैं। मैंने सेट के बारे में पढ़ाया था आपको, तो जैसे कि आपने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है आपने हाई स्कूल या 11th क्लास में, कि सेट जो होता है बेसिकली एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, यूनिक आइटम्स का। ठीक है, तो इसमें कोई इंडेक्स जो होता है मेमोरी में सेव नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू फेच कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपने क्या करा, करली ब्रेसेस लिए, वैल्यूज को लिख दिया हेलो 1.2 एंड डेली एंड सो ऑन। ठीक है, करली ब्रेसेस से एंड कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक सेट बन गया। तो पाइथन को पता चल गया कि आप एक सेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने अगर बोला मुझे डेली प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप कैसे कराएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे फिर लूपिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट काम आ जाता है, जहां पे आप लूप लगाएंगे और वहां पे फिर आपको एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हम लूपिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, जो अपकमिंग क्लासेस होंगी वहां पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक आ जाता है, जहां पे हमें कंट्रोल फ्लो को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो एज ऑफ नाउ आप ये सोचिए कि आपको जस्ट प्रिंट कराना है एक एक वैल्यूज को। ठीक है, तो आप एज इट इज प्रिंट करा लीजिए, और फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपकमिंग क्लासेस में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना कि यार नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी। तो आप देखना कि यहाँ पे ब्रांड एक की है, उसकी वैल्यू फोर्ड है, मॉडल एक की है मारुति, उसका वैल्यू है, एयर एक की है, 1964 एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये करली ब्रेसिस से स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसिस से बंद हुआ, लेकिन की वैल्यू की फॉर्मेट में सेव कर रहा है, तो ये डिक्शनरी है। और अगर मुझे इसमें से मैं बोल रहा हूं कि मुझे ईयर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, डिक्शनरी में सिर्फ एयर की पास करी और उसकी मुझे वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको रन कर लेता हूं। तो आप देखना कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट सबसे पहले मैंने लिस्ट प्रिंट कराया था, तो लिस्ट पूरी प्रिंट कराई थी एज इट इज। तो आप देखना लिस्ट पूरी प्रिंट हुई एज इट इज, लेकिन फिर मैंने क्या, मुझे लिस्ट का 0th आइटम चाहिए, तो 0th आइटम पे क्या पड़ा है, 0th पोजीशन पे हेलो पड़ा है, तो उसने मुझे हेलो प्रिंट करा दिया। ऑल राइट, फिर मैं नेक्स्ट पे गया, फिर टपल मैंने क्रिएट किया था, सेकंड पोजीशन में प्रिंट करा रहा था 0, 1, 2, 1.2 प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल प्रिंट हो गया, एकदम सही चल रहा है। फिर मैंने सेट प्रिंट कराया। ठीक है, तो सेट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने सेट को मैंने फॉर लूप के अंदर प्रिंट कराया, तो एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। तो आप यहाँ पे देखना इसने एक एक करके सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। एंड क्योंकि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ तो पहली वैल्यू हेलो है, लेकिन पहली वैल्यू यहाँ पे 1.2 प्रिंट हो रही है, क्योंकि सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, तो रैंडमली वो जंबल करेगा वैल्यूज को, कभी इसको आगे कर देगा, कभी डेली को आगे कर देगा, कभी हेलो को आगे कर देगा। ठीक है, तो सेट का कोई भी कलेक्शन नहीं रहता, इसीलिए वो इंडेक्स के बेसिस पे सेव भी नहीं हो सकती कभी। आप इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। ओके, फिर हमने डिक्शनरी ली थी और मैंने क्या करा था, डिक्शनरी में से एयर की पास करी थी, तो मुझे 1964 आंसर मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने 1964 मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मॉडल की पास करूंगा तो मुझे मारुति आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहां पे आपको डेटा को अरेंज करना है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है, ताकि आप उसको बाद में एक्सेस कर सकें। ठीक है, इस तरीके से, किसी कभी इंडेक्स के बेसिस पे, कभी की वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है डेटा को सेव करने का, अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल्स। तो आपको अगर एक एक वेरिएबल्स में लेते जाओगे तो वो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, एक डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल में ले लो, और उस तरीके से आप फ्यूचर में काम कर सकते हो जल्दी और फास्ट तरीके से। थैंक यू।